नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है आरपीएससी से। आरएएस भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट कल रात को जारी हो गया और उसके बाद से सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी लिस्टें निकल रही हैं, जिनको देखते हुए हर एक को संदेह हो जाएगा इस भर्ती पे। और आरपीएससी का अब तक का सबसे बड़ा महा घोटाला ये कैसे हो सकता है, वो आपको इस वीडियो में जानने को लिए मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, फैक्ट्स के साथ, सबूत के साथ। यहाँ पर हम सारी चीजें रखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आरएएस 2023 भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें अजमेर के कुशल चौधरी ने राज्य में टॉप किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बहुत बहुत बधाई उनको। लेकिन दोस्तों, आरपीएससी का इस भर्ती में महा घोटाला भी सामने आ रहा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आरएएस 2023 भर्ती को आयोजित कराने वाले वही आरपीएससी के चेयरमैन सदस्य थे जिन्होंने एसआई 2021 भर्ती में महा घोटाला किया। उसमें ऐसा बताया गया था, ऐसी चीजें सामने आई थी कि 850 पद जो एसआई भर्ती के थे वो सारे के सारे बेच दिए गए थे भर्ती के नोटिफिकेशन के कुछ ही दिनों के बाद में। लेकिन फिर कई तरह की जांचें हुई, बहुत सारी चीजें दबा दी गई। राजनीतिक जो सत्ता की जो पावर है, उसके तहत बहुत सारे मामले दबा दिए गए। और वो जो महा घोटाला था एसआई 2021 भर्ती का, उसमें जो 850 करोड़ का मामला था, उसे कुछ 150 जनों को दोषी बता करके रफा दफा कर दिया गया, भर्ती को रद्द कर दिया गया। कोर्ट में भी काफी लंबी लड़ाई चली, अभी भी चल रही है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पक्ष विपक्ष कहीं पे भी हो, नेताओं के पास सत्ता रहती है तो वो मामलों को, एक दूसरे के जो घोटाले हैं उनको दबा देते हैं। सरकारें बदलती रहती है, नेता आपस में सांठ-गांठ करके रखते हैं। एक बार ये घोटाला करते हैं, एक बार ये घोटाला करते हैं और एक दूसरे के घोटालों को ये छुपा देते हैं। जहां 850 करोड़ का एसआई भर्ती का जो घोटाला था, उसमें पहले आरोप लगता था कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के जो मंत्री नेता वो सम्मिलित थे। तो अब जो सरकार बदलने के बाद में सारे मामले जो है धीरे-धीरे कम कर दिए गए। जहां 800 850 फर्जी थानेदार बनने की बातें हो रही थी, वहां कुछ 150 पर कार्रवाई करके उस मामले को रफा-दफा कर दिया गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों, जो न्यूज बन रही है, आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में 7 जाट समाज के। यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों कि ये भी अपने आप में एक संदेह पैदा करने वाली चीज है कि जो तीनों टॉपर हैं वो अजमेर से हैं। वहीं टॉप 10 में नागौर और अजमेर को मिलाकर के टोटल 6 कैंडिडेट है, यानी अजमेर संभाग का दबदबा है। किसी एक संभाग का या एक विधानसभा क्षेत्र का दबदबा अगर किसी भर्ती में है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो दबदबे वाला नेता है, मंत्री है, उसका दबदबा या सिफारिश भर्ती में रही है। ये पीछे की कई भर्तियों में हम देख चुके हैं। जिस सरकार में भर्ती होती है, जो मंत्री जिसका सिक्का चलता है, जिसका सत्ता के पावर में रहते हुए जिस तरीके से दबदबा चलता है, सिफारिशें चलती हैं, उसी के एरिया के लोग ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, उसी की कम्युनिटी के लोग ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। ऐसी चीजें पिछले 15-20 सालों से हम लगातार देख ही रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी एक फैक्ट निकल के सामने आया है। और आरएस 2023 भर्ती को तो हमने शुरू से ही बताया कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ था, क्योंकि ऐसा ही जो 2021 की भर्ती थी उसी को आयोजित जिन लोगों ने किया, जिन भ्रष्टाचारियों ने आयोजित किया था, उन्होंने ही आरएस 2023 की भर्ती को निकाला था। उन्हीं सरकार, उन्हीं मंत्रियों के सिफारिशों पर इसमें सारी चीजें हुई थी। आरएस प्री में जहां कट ऑफ आरएस 2023 की जो प्री थी, जो कट ऑफ आपके 60-70 से ऊपर नहीं जाती थी, इसमें 100 प्लस गई थी। जनरल कट ऑफ 100 प्लस गई थी। तो वो अपने आप में ये चीज दिखाता है कि पेपर भी सरल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं घोटाले की वजह से या बैकडोर जो ओएमआर का खेल खेला गया, उसकी वजह से ही ये जो है 100 प्लस गई थी। उसके बाद आरएस मेंस का रिजल्ट जब जारी हुआ, तब भी हमने बताया था कि किस तरीके से घोटालेबाजों को, फर्जी जो इसमें लोग हैं, उनको सम्मिलित करने के लिए किस तरीके से इन्होंने कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उनको एडजस्ट किया था। मेंस में कट ऑफ एडजस्ट करनी पड़ी दोस्तों इनको।
मेंस में क्या आप मान सकते हैं नेचुरल तरीके से ऐसा हो सकता है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों कैटेगरी में हर कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो विडो की हो चाहे जनरल की हो, वो कट ऑफ बराबर रहे? तो ये तो एक संयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग था। संयोग नहीं, प्रयोग होता है जब तीन तीन कैटेगरी की कट ऑफ कैटेगरी वाइज जब एडजस्ट करनी पड़ जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनको उन फर्जी लोगों को भी सम्मिलित करना था जो इन्होंने पैसे दिए, इसीलिए कट ऑफ इन्होंने एडजस्ट की और फर्जियों को इन्होंने जो है मेंस में पास करवा के फिर इंटरव्यू तक ले गए। क्योंकि 100 नंबर कट ऑफ रहती है प्री में, आप खुद सोच सकते हो 100 मार्क्स की कट ऑफ रहती है प्री में, और मेंस में वो 30% भी नहीं ला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हो कि फर्जी लोग ज्यादा इसमें सम्मिलित हुए होंगे। जहां प्री में वो 100 मार्क्स ला सकते हैं, तो यानी 50% से अबव ला सकते हैं, तो मेंस में क्यों नहीं ला सकते? मेंस में कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है, कहीं ना कहीं वहां पर सारी चीजें हो नहीं पाती है एडजस्ट, तो उसी को लेकर के ये सारी चीजें देखने को मिली। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ न्यूज हो रही है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू पूरे होने के अगले दिन रिजल्ट जारी किया गया है, जबकि परंपरा ये थी कि जिस दिन इंटरव्यू खत्म होते हैं उसी दिन रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं। एक तो जो इंटरव्यू काफी लंबे समय तक चले, तो ये अपने आप में खरीद फरोख्त की संभावना को, सिफारिशों के दौर को इंगित करता है कि इतने लंबे समय तक इंटरव्यू चले हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में नेताओं की, मंत्रियों की सिफारिशें हुई है पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए, और उन्हें फिर इंटरव्यू लंबे खींचने पड़े। उसके बाद में ये जो पिछला 24 से 30 घंटे का समय इसने लिया आरपीएससी ने रिजल्ट जारी करने में, तो कहीं ना कहीं इन 24 से 30 घंटों में खरीद फरोख्त हुई है, सिफारिशों का दौर चला है, और उसके बाद में ये फाइनल लिस्ट जारी की गई है। तो इतना एक्स्ट्रा समय लेने का कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि इसके अंदर बड़ी सिफारिशों का दौर चला है। इसके अलावा अजमेर नागौर का दबदबा, ये दबदबा शब्द ये अपने आप में बताने में पर्याप्त है कि कहीं ना कहीं अजमेर नागौर संभाग के जो मंत्री नेता है उनका दबदबा चला है, उनकी सिफारिशें चली है, कहीं ना कहीं यह इस चीज को इंगित करता है। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी चल रही है कि जो एसआई 2021 भर्ती में चयनित हुए थे, ट्रेनी थे, अब इनमें कौन कौन फर्जी थे कौन नहीं थे वो तो जांच का विषय है। हालांकि जांच पूरी तरीके से प्रभावित हो गई, और जो 800 के आसपास 850 सीटें बिकने की बातें हो रही थी, वहां कुछ 150 जनों पर ब्लेम डाल करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि 850 के 850 फर्जी थे, उनके सबूत, तो सबूत तो सबको मालूम ही है कि जब कोई पेपर में लीक करता है या घोटाला करता है, तो वो एक दो, पांच सात या 10-15 को क्यों करेगा? जो 1 करोड़ कमा रहा है वो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा कमा ले, तो क्यों नहीं? जब वो बाबूलाल कटारा जो आरपीसी का सदस्य था या अन्य जो लोग सम्मिलित थे, वो एक दो लोगों को क्यों बेचेंगे? उनको पैसा कमाना है, तो वो सीटें सारी ही बेचेंगे। तो लगभग 800 850 जो फर्जी तरीके से सेलेक्ट हुए, उनमें से भी कई लोगों का इसमें नंबर आया है। ऐसा ही 2021 15 ट्रेनी भी चयनित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी में सेम चीजें, क्योंकि लोग तो वही थे, आरपीएससी के सदस्य तो वही थे इस भर्ती में भी, तो कहीं ना कहीं इनका भी इसमें बड़ा हाथ हो सकता है कि इसमें भी लेन देन हुआ हो। इसके अलावा दोस्तों एक चीज ये भी देखी गई है, विगत कई वर्षों में 2021 में गंगानगर में से ज्यादा सिलेक्शन हुए, 18 में जयपुर में से ज्यादा हुए, तो 16 में अजमेर में कोई नहीं था। तो अजमेर में कोई नहीं था, अजमेर से कोई टॉपर नहीं था, अचानक से अजमेर जिला टॉप कर दे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जिसकी सत्ता होती है, जिस मंत्री के पास पावर होती है, जिसकी सिफारिश से चलती है, उसी के क्षेत्र के लोग ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं। ये कई भर्तियों में देखा गया, गंगानगर का देख सकते हो आप, जयपुर का देख सकते हो, अजमेर में जहाँ कोई नहीं था आज वहां पर ही सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि अचानक से अजमेर वाले ज्यादा होशियार हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सिफारिशों का दौर चलता है, कहीं ना कहीं इसमें बैकडोर का सिस्टम होता है। वहीं आप देख सकते हो कई लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि आरएस 2023 रिजल्ट में टॉप 10 में से 5 गोविंद डोटासरा जी के रिश्तेदारों का कब्जा। तो इस तरीके के व्यंग्य भी लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेताओं के जो रिश्तेदार हैं उनके या उनकी कम्युनिटी के लोग ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर न्यूज भी चल रही है कि 2023 भर्ती के
परीक्षा परिणाम में डेगाना विधानसभा ने मारी बाजी 30 से अधिक परीक्षार्थियों का हुआ चयन। तो ये डेगाना नागौर इसी अजमेर संभाग का हिस्सा है। तो हजारों ऐसे विधानसभा कह सकते हो तहसीलें हैं या विधानसभा देखें तो 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें हजारों अभ्यर्थी हैं। तो 200 विधानसभा क्षेत्रों में 180 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर, या 170-80 ऐसे हैं जहां पर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहीं सारे के सारे सिलेक्शन 20 से 25 संभाग क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में हो गए। तो कहीं ना कहीं वहां के जो विधानसभा के जो नेता या मंत्री है उनका इसमें पूरा दखल अंदाजी चली है, हस्तक्षेप चला है। तो इसीलिए एक तो 170-80 विधानसभा क्षेत्रों में किसी का सिलेक्शन नहीं होना और 20-25 में से ज्यादा सिलेक्शन होना, तो ये अपने आप में इस डाउट को और भी बढ़ा देता है। वहीं आप देखो एक नया मुद्दा इसमें भी जो चल रहा है काफी समय से, कि टॉप 10 में लगभग 7 जाटों ने अपना नाम दर्ज किया है। इससे पता चलता है कि राजस्थान में पूरी ओबीसी को जाट लेकर बैठे हैं और सरकार को ओबीसी आरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, एक ही समाज के 10 में से 7। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी काफी लंबे समय से चल रही थी और अब ये निकल करके सामने आ गई है कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है क्या। क्योंकि ओबीसी आरक्षण में एक जाति विशेष, जैसा कि यहाँ पर दावा किया गया, एक जाति विशेष पूरे आरक्षण का लाभ ले रही है। ऐसा ही एसटी में है, एसटी कैटेगरी में भी एक जाति विशेष के द्वारा ही जो है सारा का सारा आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है। बाकी एसटी की जो 90%, 99% जो जातियां हैं उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा। वहीं ओबीसी में भी लगभग ऐसा है कि कई सैकड़ों जातियां हैं, लेकिन इस ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है कि एक ही कम्युनिटी के द्वारा, एक ही कास्ट के द्वारा सबसे ज्यादा जो है उठाया जा रहा है। तो ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है जो पिछड़ी जातियों के लिए था, वो वाजपेयी सरकार ने एक राजनीतिक एजेंडे के तहत, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ओबीसी रिजर्वेशन में जाट कम्युनिटी को सम्मिलित करवाया, जो कि उनके लिए तो फायदे का सौदा रहा होगा, लेकिन बाकी जो पिछड़ी जातियां उनके लिए ये नुकसान का सौदा रहा। क्योंकि जो मूल ओबीसी जातियां हैं उनको वास्तविकता में आरक्षण की जरूरत थी, न कि जाट कम्युनिटी जो हरियाणा में और यूपी में भी जिनको ओबीसी में नहीं कंसिडर किया जाता, जनरल में कंसिडर किया जाता है, राजस्थान में भी इनको जनरल में कंसिडर किया जाता था, ओबीसी में केवल राजनीतिक वोट बैंक के चलते इनको जो है सम्मिलित किया गया। चूंकि जाट कम्युनिटी है, राजस्थान में शासक वर्ग रह चुका है, आपने देखा होगा भरतपुर और धौलपुर इस एरिया में जो है एक जाट वंश का शासन था, इस पूरे एरिया में, मेवात एरिया में। वहीं कहीं ना कहीं सामंत, एक सामंती वर्ग भी रहा है जाट, क्योंकि राजपूताना की ज्यादातर रियासतों के जो सामंत थे उनमें जाट ही कम्युनिटी के सामंत ज्यादा थे। वहीं जो जमींदार जो प्रथा थी, जमींदार जो हुआ करते थे रियासतों के, उनमें भी ज्यादातर जो है जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और आज भी आप देखो तो राजस्थान की ही बात अगर करें तो राजस्थान में जो ओबीसी पिछड़ी जातियां हैं उन सभी की, मूल ओबीसी जो जातियां हैं उनकी सभी की जमीन अगर एक तरफा आप जोड़ दें, उतनी जमीन केवल आपको जाट कम्युनिटी के पास है देखने को मिलेगी। आप अपने आसपास भी देख सकते हो। तो जो जमींदार वर्ग रहा है, शासक वर्ग रहा है, सामंत वर्ग रहा है, उन लोगों को जो है ओबीसी पिछड़ी जातियों में राजनीतिक एजेंडे के तहत शामिल किया गया, जिसका नुकसान जो है बाकी जो मूल ओबीसी पिछड़ी जातियां हैं, जो शोषित वंचित जातियां, उनको नुकसान हो रहा है। ऐसा ही एसटी कैटेगरी में है। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण अलग से दिया गया है आर्थिक आधार पर, इसको लेकर के भी काफी विरोध है कि जो जनसंख्या ओवरऑल देखा जाए तो सामान्य वर्ग की जनसंख्या 10%, 10 से 15% के बीच में कहीं है, और इसमें से भी केवल 2 से 3% लोग हैं जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, और इनको 2 से 3% लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कम्युनिटी है, ये लगभग जो है 55 से 60% आबादी है, लेकिन इनको मात्र 27% आरक्षण था,
जिसमें से भी अगर आप देखें तो जो एमबीसी को 5-6% हटा दिया गया, तो राजस्थान में 21% आरक्षण ही मिलता है। और कहाँ 55, 50, 50, 60% को आधा, उनकी आबादी का आधा प्रतिशत भी आरक्षण है। मतलब जहाँ 55-60% लोग हैं कम्युनिटी में, ओबीसी की कैटेगरी में, उनको 21% आरक्षण, और जहाँ 2-3% है उनको 10% आरक्षण। यानी कि यहाँ तो देखा जाए तो 2.5 गुना, आबादी से 2.5 गुना अधिक आरक्षण दिया जा रहा है। 2.5 से 3 गुना या 5 गुना तक ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ पर आधे गुना यानी आबादी से आधा गुना ही इनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण की जो नियम है इसमें भी काफी विसंगतियां है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, अदरवाइज होना चाहिए कि आरक्षण का सिस्टम ही फिर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, बात यहाँ पर आप देखिए कि जो 2023 का रिजल्ट है, इसमें कुछ सवाल भी सोशल मीडिया में उठ रहे हैं कि इंटरव्यू और परिणाम में इतनी देरी क्यों की गई, जो पहले कभी होती नहीं थी। इंटरव्यू काफी लंबे समय से चला, जिसकी वजह से भी काफी डाउटफुल है कि सिफारिशों का दौर चला होगा। दूसरा, रिजल्ट 24 से 30 घंटे बाद में इन्होंने जारी किया, तो क्या एक रात में खरीद फरोख्त का सिस्टम चला क्या, सिफारिशों का दौर चला क्या फाइनल लिस्ट निकालने के लिए। इसके बाद में दोस्तों, ज्यादातर चयन एक ही जाति से होने के जो आरोप लग रहे हैं, चयन एक ही संभाग क्षेत्र से ज्यादा हुए हैं इस बार, तो ये कहीं ना कहीं नेताओं के करीबियों के ज्यादा चयन हुए हैं। तो इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। ओबीसी में मूल ओबीसी के कैंडिडेट कम है, एक ही कम्युनिटी के, एक ही कास्ट के लोग ज्यादा हैं। वहीं एसआई के जो फर्जी थानेदार थे, उनका भी इसमें चयन होने के जो है दावे किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में सवाल उठते हैं। उसके बाद में बड़ी खबर ये है दोस्तों की आरपीसी ने एक निषेधाज्ञा लगाई है अपने जो आरपीसी का जो ऑफिस है। तो यहाँ आरपीसी कार्यालय के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है कलेक्टर के द्वारा, कि 60 दिन के लिए कोई भी इस प्रतिबंधित यानी आरपीसी के 300 मीटर के दायरे में 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते, धरना प्रदर्शन नारेबाजी नहीं की जा सकती। यानी सारी तैयारी पहले से की हुई है। इनको पता है कि हमारा जो ये घोटाला है, इसमें ये कहीं ना कहीं जनता के सामने आ जाएगा। लोग जागरूक हैं, लोग पता लगा लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लीक होगा ही, और हो चुका है तो किसी को इनको खबर होगी। इसी के चलते इन्होंने क्या किया है कि अचानक से ये आदेश निकाल करके कहीं ना कहीं लोगों को धरना प्रदर्शन से या अपने घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने से रोकने के लिए सामंतवादी और तानाशाही जो है एक निर्णय लगा दिया गया, निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, ये लिस्ट तो आपने देखी है, सोशल मीडिया में बहुत सारी इसमें लिस्ट निकल के आ रही है फाइनल रिजल्ट में, कि किस तरीके से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि टॉप 100 में 70 एक ही कम्युनिटी से हैं, एक ही कास्ट से हैं। तो ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि जो सिलेक्शन होने हैं, टोटल 900 हजार के आसपास जो सिलेक्शन होने हैं, 972 कहीं आंकड़ा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि लगभग 400 से ज्यादा, 400 450 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो एक ही कम्युनिटी से हो सकते हैं, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। अब ये तो आरपीसी बता सकती है कि कितने किस कम्युनिटी से सिलेक्ट हुए हैं, कितने लोग पारदर्शी तरीके से चयनित हुए हैं। ये सारी तो जांच में ही आ सकता है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो भर्ती की, तो जरूर कुछ निकल करके सामने आ सकता है, ऐसा ही 2021 भर्ती की तरह। क्योंकि उसमें भी जब जांच हुई तो मामले तो दबा दिए गए एसओजी के द्वारा, क्योंकि एसओजी केंद्र सरकार के अधीन नहीं काम करती बल्कि राज्य सरकार के अधीन होती है। तो ये मामले नेताओं के इशारों पर दबा दिए गए। इसमें एसआई भर्ती में लगभग ये बताया जा रहा है कि 800 850 के आसपास फर्जीवाड़ा हुआ था, लेकिन फिर 50-60 का आंकड़ा आ गया। वैसे ही अगर आरएस 2023 की निष्पक्ष अगर किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए, क्योंकि हमने तो बताया था कि प्री में भी घपला हुआ था, इसीलिए 100 तक कट ऑफ गई थी इतिहास में पहली बार आरएस की। उसके बाद में आप देखो कि आरएस की कट ऑफ एकदम से कम आ गई, जब से आरपीसी में जो चेयरमैन और मेंबर्स बदले हैं, उसके बाद में ये कट ऑफ कम हो गई अचानक से। तो उसी साल ये बढ़ी थी, और उसी समय ऐसा ही 2021 की भर्ती भी निकालने वाले भी सेम ही चेयरमैन और सदस्य थे, उन्हीं के हाथों ये व्यक्ति भी निकली थी, उसी सरकार में ये निकली थी, वही नेता थे, वही मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं आरएस प्री में घोटाला हुआ। मेंस में आपने देखा कैसे मार्क्स जो है कट ऑफ एडजस्ट की गई, तो वहां पे भी घोटाला होने के पूरा संदेह है। और अब इंटरव्यू में भी खेल हुआ है
क्योंकि लंबा दौर चला इंटरव्यू का, सिफारिशों का दौर चला और रिजल्ट निकालने में भी 24 से 30 घंटे का समय लिया गया। तो कहीं न कहीं इसके अंदर बड़े महा घोटाले की बू आ रही है दोस्तों। आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ अपनी राय और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और इस घोटाले के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।